किसान भाई और बहनों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। प्रदेश के किसान 10 अगस्त तक करा सकेंगे फसल बीमा। अब ग्रामीण अमीन और लेखपाल भी सीखेंगे आपदा प्रबंधन। अगस्त सितंबर में सामान्य वर्षा होने का पूर्व अनुमान। उफनाती नदियों के पानी को सूखे खेतों तक पहुंचाने की कवायद शुरू और गांव के विकास का ग्रोथ इंजन बनी ग्राम चौपाली। अब कृषि समाचार विस्तार से। प्रदेश के किसान अब अपनी फसलों का बीमा 10 अगस्त तक करा सकेंगे। राज्य के कृषि मंत्री ने सोमवार को राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी एग्रीटेक कॉन्क्लेव 2023 के उद्घाटन सत्र में किसानों को ये जानकारी दी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से फसल बीमा की तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिस पर केंद्र ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। पहले फसल बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई निर्धारित थी। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अब तहसील व ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण अमीन और लेखपालों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये सभी बाढ़, भूकंप आदि में किस प्रकार अपना और लोगों का बचाव कर सके, इसके लिए इन्हें तैयार किया जाएगा। शासन ने इसकी संस्तुति प्रदान कर दी है। लखीमपुर जनपद से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अगस्त के पहले सप्ताह में अन्य जनपदों में भी इसका प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ने बीते 15 दिनों में दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 70 रुपए प्रति किलो के रियायती भाव से 560 टन टमाटर बेचे हैं। अभी ये बिक्री आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों में भारी बारिश के चलते टमाटर की खुदरा कीमतें अभी भी काफी अधिक हैं। इसके अलावा दूसरी सहकारी संस्था नेफेड बिहार एवं अन्य राज्यों में रियायती दरों पर टमाटर बेच रही है। एनसीएफ के प्रबंध निदेशक ने बताया कि रियायती कीमत पर प्रति उपभोक्ता 2 किलो टमाटर की मात्रा तय की गई है, ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को दिया जा सके। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीप के राज्यों से आने वाले बाढ़ के पानी को सुनियोजित ढंग से सूखे खेतों तक पहुंचाने की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी 71 जलाशयों की सफाई कराते हुए बाढ़ के पानी को चैनलाइज करते हुए इसमें पहुंचाने की व्यवस्था करने को कहा है। इसके लिए उन्होंने सिंचाई विभाग को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। किसान भाइयों और बहनों, आइए रुख करते हैं प्रदेश की मंडियों की ओर और जानते हैं आज के ताजा मंडी भाव। सबसे पहले गेहूं की बात करें तो गेहूं का भाव अयोध्या में 2275 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 2235 रुपए, लखनऊ में 2310 रुपए और झांसी में 2250 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। चावल का भाव अयोध्या में 2650 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 2960 रुपए, लखनऊ में 2625 रुपए और झांसी में 2700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। आलू का भाव अयोध्या में 1190 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1120 रुपए, लखनऊ में 1180 रुपए और झांसी में 1310 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। प्याज का भाव अयोध्या में 1590 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1400 रुपए, लखनऊ में 1560 रुपए और झांसी में 1400 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। टमाटर का भाव अयोध्या में 7900 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 8800 रुपए, लखनऊ में 8000 रुपए, झांसी में 8250 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रहा। किसान भाइयों और बहनों, तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। मौसम समाचारों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक आप जानकारी लीजिए खरीफ फसलों की देखभाल के विषय पर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region has helped entrepreneurs from procurement to processing and packaging to marketing, increasing their organic business. Scheme makadagi food processing unit nama handoksaба ngamjare mioi taret amasu oina thapobiba ngamjare. We procure organic ginger, turmeric, Naga King chili from FPOs.
This infrastructure has facilitated the transformation of black aromatic rice to cupcakes and turmeric and ginger to powder and flakes. Packaging, branding and marketing initiatives have enhanced income. Come, join the organic entrepreneurial movement that has added a smile to every face. Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region. Crops Pure, empowered entrepreneur. मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसानों के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में। भाइयों, आप सभी को ये ज्ञात भी होगा कि जब भी हमें अपने स्वास्थ्य का जो है देखभाल करना हो और उसका जो इलाज करना हो तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि आपको बेहतर भोजन, बेहतर स्वास्थ्य वो जो है आपको देखभाल से ही हासिल हो सकता है। वैसे ही उसी प्रकार से आपको अपने पौधे के लिए, अपने प्लांट के लिए, अपनी वनस्पति के लिए, अपनी फसल के लिए एक बेहतर देखभाल की जरूरत है। आज का हमारा विषय जो है इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। जी हाँ, तो आइए विषय जान लेते हैं, खरीफ फसलों की देखभाल। अब हमें ये जानना है कि खरीफ फसलों में कौन कौन से फसल आते हैं और इनकी देखभाल कैसे की जाए। तो इस विषय पर जानकारी देंगे आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी। आप सेवानिवृत्त हैं, सहायक कृषि निदेशक, कृषि भवन लखनऊ से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, किसान भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं सेवानिवृत्त संयुक्त कृषि निदेशक हूँ। सर, सबसे पहले तो हमारा पहला सवाल यही है कि चूंकि खरीफ का मौसम चल रहा है, खरीफ का सीजन है, तो खरीफ की फसलों का हाल क्या है, स्थिति क्या है? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया है। अभी जो हमारा खरीफ का मौसम चल रहा है, इस मौसम में हम उन फसलों को उगाते हैं जो अपने बुआई के समय तो उनको अधिक तापमान और अधिक नमी की ज़रूरत होती है, जबकि इनकी जब हम कटाई करते हैं तो उस समय अपेक्षाकृत कम तापमान और कम नमी की ज़रूरत पड़ती है। उसमें हमारे जो मुख्य फसलें आती हैं, हम 3 कैटेगरी में बताएंगे आपको, 3 श्रेणियों में। एक तो धान्य फसलें आती हैं जिनसे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। उसमें सबसे जो प्रमुख फसल है वो धान है, फिर मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये मुख्य फसलें हैं। अब हम आते हैं दलहन में। दलहन में हमारी खरीफ में 3 फसलें आती हैं, अरहर है, उड़द है, मूंग है। तिलहन की बात करें तो तिलहन में हमारी 2 फसलें मुख्य रूप से आती हैं, मूंगफली और तिल। अब ये सारी फसलें आपने जो पूछा कि इनकी क्या वर्तमान में स्थिति है, ये सारी फसलें बुआई इन सभी फसलों की लगभग हो चुकी है। कुछ अगर हमारे किसान ऐसे छूटे होंगे जो किन्हीं कारणवश धान की रोपाई नहीं कर पाए होंगे तो धान की रोपाई ही शायद बाकी हो कुछ क्षेत्रों में। मुश्किल से मुझे लगता है ऐसा क्षेत्र मुश्किल से 10% से ज़्यादा नहीं होगा, नहीं तो ज़्यादातर, क्योंकि मानसून में इस बार थोड़ा इधर बीच में विलम्ब हो गया है तो हो सकता है कुछ रोपाई बाकी हो। बाकी सारी फसलें इस समय बुआई रोपाई उनकी हो गई है, अब उनके देखभाल की ही ज़रूरत है। अभी आपने उर्वरक की बात की है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सर ये जान लेते हैं, चूंकि आपने मानसून की बात की है, मानसून जो है वो इस समय थोड़ा सा विपरीत चल रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। ये तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक पूरी दुनिया में इसमें चर्चा का विषय है और एक बड़ी ज्वलंत समस्या है जिसको हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्राकृतिक असंतुलन। बिल्कुल। एक तो आज 2 तरह की स्थिति से हम गुजर रहे हैं। हमारे प्रदेश में भी, हमारे देश में भी कहीं बाढ़ की स्थिति है और कहीं अवर्षण की स्थिति है। ये सब उसका प्रकृति से जो हमारी ज़्यादा छेड़छाड़ हुई है और जिसके कारण जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, औसत तापमान जो जमीन का बढ़ रहा है, ये उसका एक कारण है।
और इससे लड़ने के लिए हमको अब किसान भाइयों को मन बना लेना होगा और इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी कि विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आती ही रहेंगी और इनसे जूझना पड़ेगा हमको। तो अभी जो स्थिति है इधर हम देखें तो 15 दिनों से अवर्षण जैसी ही स्थिति चल रही है। तो अब इस समय जो किसान भाइयों ने धान की रोपाई कर दी है तो उनको अब ये देखना होगा कि उनको अपने खेत में जो क्रिटिकल स्टेजेज हम बोलते हैं, क्रांतिक अवस्था, ये अवस्थाएं वो अवस्थाएं गंभीर अवस्था कहते हैं। हाँ, मतलब उसमें पौधे को अपने मेटाबॉलिज्म में ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा उसको फोटोसिंथेट बनाने होते हैं, ज्यादा फोटोसिंथेसिस करके उसको ज्यादा फोटोसिंथेट बना के ज्यादा ऊर्जा लानी होगी। उसमें कब होता है ये ऐसा, जब कल्ले बनते हैं। जब हम रोपाई करते हैं तो 1 या 2 पौधे की ही रोपाई करते हैं, जबकि हमको अगर अच्छी उपज चाहिए तो 1 स्क्वायर मीटर में 500 बालियां चाहिए हमको जी। तो नेचुरली ये तभी होगा जब उस 1-2 पौधे जो हमने लगाए हैं उनसे कई पौधे बन जाएं, उनको हम कल्ला निकलना कहते हैं जी जी। उस स्टेज में नमी खोना खेत में जरूरी है बहुत ही। उसके बाद आती है कि अगली स्टेज आती है जिसको हम क्रिटिकल स्टेज कहते हैं धान में, बाली का निकलना। उस समय भी खेत में अगर बारिश हो रही तो कोई बात नहीं है, नहीं हो रही तो उस समय हमको सिंचाई करनी पड़ेगी। फिर जब उसमें फूल आता है जी, उस समय भी हमको सिंचाई, उसको भी एक क्रिटिकल स्टेज बोलते हैं, उसमें भी हमको सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। फिर दाना भरने की स्थिति आएगी जो आएगी सबसे लास्ट में। उस समय भी अगर बारिश नहीं हो रही है तो हमें सिंचाई करनी पड़ेगी। ये तो हमने धान की बात बताई जी जी जी। अब इसी तरह से अगर ज्वार बाजरा में बात करें तो ज्वार में एक स्टेज आती है जब उसमें से नर भाग निकलता है, इसको हम सिल्क निकलना बोलते हैं जी जी जी। उस समय हमारे खेत में शुरू में तो नमी होनी ही चाहिए, लेकिन जब सिल्क उसका निकलने वाला हो, अगर बारिश नहीं हो रही है तो हमें सिंचाई करनी पड़ेगी। फिर जब दाना भरने लगे, अगर बारिश हो रही तो ठीक बात है, नहीं तो उस समय भी हमको जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से बाजरे की बात करें तो बाजरे में भी यही स्थिति आएगी कि जब हमारे बाजरे में शुरू में तो नमी चाहिए ही, व्यवहार के समय भी चाहिए, उसके बाद जब फूल आने लगे उसमें, उस समय वो क्रिटिकल स्टेज है, उस समय हमको नमी चाहिए, वो ग्रोथ वाली अवस्था होती है हाँ जी। और फिर जब दाना भरे तो हमारे पास नमी होनी चाहिए। अगर बारिश नहीं हो रही है तो इन स्थितियों में हमको सिंचाई करनी पड़ेगी। दलहन की बात करें, दलहन में जब हमारे पास, दलहन में हमें ये ध्यान देना होगा, अरहर हो, उड़द हो, मूंग हो, फूल आते समय सिंचाई नहीं करनी है। अगर नमी की कमी होती है तो जब दाना बनने लगे उस समय अगर बारिश नहीं हो रही है तो हमें एक सिंचाई दलहन में करनी पड़ेगी, तभी हमको उत्पादन मिलेगा। अभी हम धान की फिलहाल अभी बात कर लेते हैं सर, उस पर हम बाद में आएंगे। जो अभी जो किसान भाई हैं जिन लोगों ने धान के अभी बुआई की है, तो अभी वो जाहिर सी बात है अभी बाली की अवस्था में तो आया नहीं, ना भी फूल की अवस्था में वो आया। तो ये बताइए कि भी जो ग्रोथिंग अवस्था में है तो अभी उनके लिए क्या आवश्यक है, मतलब सिंचाई? तो 2 बातें करनी पड़ेंगी उनको। पहली जो सिंचाई की अवस्था है, कल्ले निकलने वाली अगर स्थिति आ गई तो देखें, अगर बारिश नहीं हो रही तो सिंचाई कर दें। दूसरी बात, अभी उन्होंने बेसल उर्वरक खेत की तैयारी में जो उर्वरक डाला है वो तो डाल दिया है, लेकिन अभी यूरिया की हमको टॉप ड्रेसिंग करनी पड़ती है, वो काम अभी बाकी है। तो वो काम किसान भाइयों को करना है। उसके लिए जरूरी है कि ये देखते रहें। एक तो पहली ड्रेसिंग होगी कल्ला निकलते ही समय, टॉप ड्रेसिंग यूरिया की करेंगे, और दूसरी होगी जब वही बात आएगी फ्लावरिंग स्टेज, और तीसरी दाना भरते हैं। 3 बार अगर हम बौनी प्रजाति की खेती कर रहे हैं तो 3 बार ऊपर से हमको यूरिया डालनी पड़ती है, जिसके लिए एक विकल्प इस समय नई यूरिया भी आ गई है। बेसल ड्रेसिंग में तो हम नहीं डाल सकते इसको, खेत की तैयारी के समय जो उर्वरक हम डालते हैं वो तो दानेदार यूरिया ही डालनी पड़ेगी जी। अगर हमको 120 किलो डालना है नत्रजन जी, जो अधिक उपजाऊ प्रजातियां हैं, तो आधा 60 किलो हम डाल देते हैं खेत की तैयारी के समय। उस 60 किलो को बचा के जो रखते हैं 3 हिस्से में बांट लेते हैं। अब पहला कल्ला निकलते समय, दूसरा फूल आते समय, तीसरा दाना भरते समय, ये 3 बार में हम डालते हैं। तो ये धान जो आपने पूछा, इसमें उर्वरक का प्रबंधन धान में हो गया। सिंचाई का हमने आपको धान में बता ही दिया कि जो उसकी क्रिटिकल स्टेज है, पहला कल्ला निकलते समय, फिर उसके बाद आएगी बाली निकले, और तीसरा फ्लावरिंग की स्टेज है और दाना भरते समय, ये उसकी क्रिटिकल स्टेजेज है। अगर बारिश नहीं हो रही है तो इन स्थितियों में किसान भाइयों को सिंचाई करनी पड़ेगी अपने साधन से। जी जी जी। ये बताइए सर कि अभी आपने उर्वरक की बात की, जो किसान भाई उर्वरक प्रबंधन में जैसे रसायनों का कम प्रयोग करना चाहें तो वो जैविक का ज्यादा यूज करते हो, तो वो जैविक पर आप क्या कहेंगे? जैविक का वो ये देखिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है जी। हमारे किसान भाई याद करें तो हम अगर 60 के दशक में चलें तो उस समय तक रासायनिक
उर्वरकों का प्रादुर्भाव हमारे देश में बहुत नगण्य के बराबर था। जी, हम बिल्कुल। पूरी की पूरी जिसको आज ऑर्गेनिक फार्मिंग कही जा रही है, यही खेती हम करते थे उस समय, जैविक खेती। लेकिन उसमें सिंचाई के साधन भी इतने नहीं थे। लेकिन समस्या उसके साथ ये थी कि बैल भी थे हमारे पास, ट्रैक्टर भी इतना नहीं आया था। तो जब बैल हमारे पास थे, दुधारू जानवर थे, तो खूब गोबर होता था और वो सारा गोबर गड्ढे में डाल के सड़ाया जाता था, वो खेतों में जाता था। बिल्कुल। जब से ट्रैक्टर आ गया, हरित क्रांति के बाद मैकेनाइजेशन जब हो गया, तो बैलों की तो बात ही खत्म हो गई। और कुछ किसान भाई इसको अन्यथा नहीं लेंगे, उनके अंदर जो आलस आ गया, तो वह दुधारू जानवर भी नहीं रखना चाहते हैं। बिल्कुल। गाँव पशुपालन में भी एक स्थिति यह है कि दूध खरीदा जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि एक बहुत ही असहज स्थिति है और बहुत ही गंभीर स्थिति है। बिल्कुल। तो अगर हम आज दुधारू जानवर भी रखें तो दो बातें होंगी, एक तो दूध मिलेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, गोबर से खाद बनेगी, वो खेत में जाएगी, खेत भी स्वस्थ रहेगा। तो जो आपने बात उठाई है कि जैविक डालना चाहते हैं, ये वैज्ञानिक संस्तुति है कि 10 से 12 टन 1 हेक्टेयर में, 2.5 एकड़ में 10 से 12 टन गोबर की खाद उस खेत में जानी चाहिए। केवल रसायन के प्रयोग से 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 60 किलो पोटाश डाल देने से उत्पादन नहीं मिलने वाला है। ये किसान भाई को अच्छी तरह से ये बात समझ लेना चाहिए। और इसके साथ साथ एक चीज और भी है सर, इसमें जो है एक तो उनका जो सबसे ज्यादा फायदा है, जो जैविक ज्यादा यूज करें, जैसे अभी आपने बताया कि 10 टन लगभग पड़ना चाहिए। हाँ। उससे उनका भूमि उपचार भी हो रहा है ना, और उपजाऊ भी बन रही है भूमि। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे एक और बात आपने बिल्कुल जो बात उठाई है, उसमें ये बात समझने की उनको ईंधन भी प्राप्त होता है। हाँ, किसान भाइयों को ये बात समझनी पड़ेगी जी कि एक चीज होती है ऑर्गेनिक कार्बन, मतलब जीवित स्रोत से मिला हुआ कार्बन, चाहे वो जंतु से मिले या वनस्पति से मिले। बिल्कुल। तो जो गोबर की खाद जाती है वो भी ऑर्गेनिक चीज है। ये एक स्वस्थ भूमि में 1% 100 ग्राम में 1 ग्राम कम से कम ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए। सर उसको इसीलिए तो जीवामृत भी बोलते हैं। हाँ, कि जीवामृत है वो, और वही वो अमृत का ही काम कर रहा है। वही खेत की आत्मा है। अगर वो नहीं है तो आप चाहे 120 नाइट्रोजन, 60 फास्फोरस और 60 पोटाश डालते रहिए, आपको उपज नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल। क्यों? उसके पीछे भी मैं जरा जल्दी से बताना चाहूंगा कि आज हमारे जीवन में या पौधों के जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान है। और वो सूक्ष्म जीव जो है, अगर एक स्वस्थ हमारी मिट्टी है तो उसके 1 ग्राम में जो बैक्टीरिया हैं, जो फंजाई हैं, जो प्रोटोजोआ हैं, उनकी संख्या 11 करोड़ से अधिक होनी चाहिए, जो तरह तरह से उनकी मदद करते हैं बढ़वार में। अच्छा। कोई हवा से नाइट्रोजन लेके दे देता है, कोई अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बना देता है, उसको हम फास्फेट सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं। जो नाइट्रोजन लेके देने वाले हैं उसमें 2 तरह के हैं। दलहन वाले तो उनकी जड़ों में रहते हैं और हवा से नाइट्रोजन लेके दे देते हैं, उसको हम राइजोबियम बोलते हैं। बिल्कुल। बाकी फसलों में स्वतंत्र रूप से वो जमीन में रहते हैं, उसको एजोटोबैक्टर बोलते हैं। एक दो और हैं। ये हवा से जो 79% नाइट्रोजन हवा में है, उस नाइट्रोजन को पकड़ के पौधे को दे देते हैं। तो किसान भाई को ये समझना होगा कि उस ऑर्गेनिक कार्बन को अगर नहीं रखेंगे अपनी जमीन में, जो घट के अब 1 ग्राम की बजाय मुश्किल से 0.3 ग्राम हो गया है। आज जो मृदा परीक्षण के परिणाम आ रहे हैं उसमें वो बहुतायत में 0.3 ग्राम पहुंच गया है 1 ग्राम की बजाय। तो फिर खेती नहीं हो पाएगी और आपका रासायनिक उर्वरक पौधा ले नहीं पाएगा अगर इनकी संख्या नहीं है। तो उसके लिए 2 काम जरूरी हैं, या तो आप गोबर कंपोस्ट की खाद सड़ा के डालिए या धान और गेहूं के बीच में हरी खाद को लाइए। इसमें आपने एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया कि पशुपालन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो किस तरह से, किन किन तरह से उपयोगी है, ये भी एक बहुत बड़ा आपने मैसेज दिया है। खेती का पूरक है। लेकिन उसके साथ साथ सर जो है एक जो किसानों के अंदर हमारे एक संशय जो मन में कहते हैं ना, अवधारणा बैठ जाती है और वो बैठी भी हुई है कि हम बिना रसायनों के, बिना रासायनिक उर्वरकों के सिर्फ जैविक पर कैसे जो है हम इतना उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, ये संशय कैसे दूर हो? नहीं, ये तो देखिए, ये थोड़ा बहुत संशय उनका सही भी है, ये भी बात माननी पड़ेगी। हम लोगों ने तो, जब मैं अपनी सेवा में था तो हम लोगों ने अपने प्रक्षेत्रों पर भी इसका परीक्षण भी कराया था। देखिए, जैविक की जब आप बात करते हैं तो वहाँ पे किसान को ये समझना पड़ेगा कि जहाँ असिंचित इलाके हैं, जैसे हमारा बुंदेलखंड है, सोनभद्र का इलाका है, इलाहाबाद में जमुना पार का इलाका है, ऐसे इलाके सिंचाई और उर्वरक का देखिए सीधा संबंध है। जहां सिंचाई है वहीं उर्वरक का प्रयोग कर पाएंगे आप, नहीं तो आप उर्वरक का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो जो असंचित इलाके हमारे हैं, जो वर्षा के भरोसे हैं, वहां तो आप जैविक पे आ जाइए, वहां तो आप केवल जैविक डाल दीजिए तो आपको उत्पादन मिल जाएगा। वहां पे आपको
ये भी देखना होता है कि हम बहुत ज़्यादा उपजाऊ प्रजातियों को भी नहीं लेते हैं, वहाँ पे हमारी देसी प्रजातियाँ चलती हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद किसान भाइयों। तो जैसा कि किसान भाइयों, आज हमारे विशेषज्ञ ने खरीफ की फसलों पर बहुत अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। आशा करते हैं कि जो हमारे विशेषज्ञ से आज जानकारियां आप सभी को मिली हैं, उसका आप लाभ जरूर उठाएंगे और अपने खरीफ की फसलों का देखभाल जरूर आप करते रहेंगे। आज के अंक में इतना ही, मिलेंगे फिर से अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार। प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले सप्ताह प्रदेश का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते दिनों के मुकाबले अधिकतम व न्यूनतम तापमान 1-1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहे। वातावरण में अधिकतम आर्द्रता 88% तथा न्यूनतम 66% दर्ज की गई। वायु दिशा पूर्वी तथा गति 7 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा रही। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की उम्मीद है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे तथा प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। तो ये थे आज के मौसम समाचार। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।